अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, पैकिंग इन सॉलिड्स। इसके पहले का टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं सॉलिड में पैकिंग किस तरह से होता है, पैकिंग इन सॉलिड। तो हम जानते हैं कि सॉलिड का जो पैकिंग होता है या सॉलिड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो किस में होता है, 3D में होता है। 3D के क्रिस्टल लैटिस में सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, रहते हैं। तो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है 3 डायमेंशनल, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी 1D पैकिंग से। पैकिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल, आप बैग में कपड़ा भी पैक करते हो तो वो भी क्या है, पैकिंग ही है। किसी भी खाली जगह पे किसी दूसरे चीज़ को रखना, यही क्या कहलाएगा, पैकिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे सॉलिड के केस में पैकिंग का क्या मतलब हुआ, हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और उस पर हम क्या करेंगे, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या करेंगे, पैक करेंगे। तो पैकिंग बहुत तरह से हो सकता है। तो उसको समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले 1 डायमेंशनल पैकिंग से। और हम एटम या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको मान के चलते हैं कैसा होता है, वो स्फेयर होता है। तो सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैसा है, स्फेयर है। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग में क्या करेंगे, हम एक ही लाइन में स्फेयर को क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि बहुत सारे टेनिस का बॉल ले आए हैं, क्रिकेट बॉल, और उसको एक लाइन में क्या कर दिए हैं, सजा दिए हैं। तो उस पैकिंग को हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशनल पैकिंग। इसमें क्या होगा, एक गेंद आगे वाले गेंद से टच करेगा और पीछे वाले गेंद से टच करेगा। अगर हम इस गेंद को पकड़ लें, इस बॉल को, तो इस बॉल के नेबर में 2 बॉल आएंगे, एक ये और एक ये। तो इसमें का हर एटम जो होगा वो उसके 2 नेबर एटम होंगे, एक अगला एक पिछला। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है इन 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 निकल के आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब है कि उसके पड़ोसी कितने हैं। सिंपल से भाषा में अगर समझे तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितना एटम से वो सराउंडेड है। अगर हम इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो देखेंगे कि ये एटम कितने एटम के द्वारा सराउंडेड है। तो 1D पैकिंग में हर एटम 2 एटम के द्वारा सराउंडेड होता है, एक अगला एक पिछला, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के कितना है, 2 आया। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो 1D से 2D में कैसे करेंगे, 1D में ही एक और आयाम देंगे, एक और डायमेंशन देंगे, तो क्या बन जाएगा, 2D बन जाएगा। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग हम इसी 1 डायमेंशनल पैकिंग से करेंगे, लेकिन वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसी लाइन को हम फिर से क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। जैसे यहाँ देख ले, 1D पैकिंग क्या था हमारा, सिंपली ये था, ये है हमारा 1 डायमेंशनल पैकिंग। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाना है इसी 1 डायमेंशनल पैकिंग से, तो बस इसी लाइन को हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। तो फिर से रिपीट कर दिए, फिर से यही लाइन रिपीट हो गया, यहाँ टच करेगा ये, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर जैसा दिख रहा है। यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया, तो कोई एक बीच वाले एटम को पकड़ लेते हैं, यही पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये देखो, ये इसको ऐसे समझ सकते हो, कितना एटम से घिरा हुआ है, तो एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम और एक ये एटम। ये देखिए स्क्वायर क्लोज पैक हो गया है ना। इसमें एक ही लेयर रिपीट हुआ है, एक ही लाइन था ए, और उसी को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है, अगर ये ए है तो ये भी क्या है, ए, और ये भी क्या है, ए। तो ये पैटर्न कौन सा हो गया, ए डॉट डॉट डॉट, ये पैटर्न हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ गया, तो कोई भी बीच वाले एटम को उठा के देख लेंगे, वो कितने एटम से टच कर रहा है, 4 एटम से, है ना। उसके सराउंडेड एटम का मतलब है जितने एटम से वो एग्जैक्टली टच कर रहा है, तो 4 एटम से टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया, 4 निकल के आ गया। पैटर्न क्या हुआ, ए पैटर्न है, क्योंकि एक ही लाइन को क्या किए हैं, रिपीट किए हैं। यहाँ पे वाइड जो बन रहा है वो देखो, वाइड कितने एटम से घिरा हुआ है, 4 एटम से। तो इस वाइड को हम लोग बोल देते हैं टेट्रागोनल वाइड। यहाँ पे जो वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो है टेट्रागोनल वाइड, क्योंकि ये वाइड 4 एटम से क्या है, सराउंडेड है।
इसी 1D पैकिंग से एक दूसरा अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जिसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो इसी 1D पैकिंग से हमको चलना है। तो पहले ये 1D पैकिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इस लेयर को जस्ट हम नीचे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और सेकेंड लेयर जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। पहला आइटम यहाँ, फिर दूसरा आइटम यहाँ, इस तरह से देखो, ये उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ऊपर वाले पैटर्न को लिख देंगे। है ना। उसके बाद फिर से बीच वाले पैटर्न। एक तरह से फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में सेकेंड लेयर डाल रहे हैं। ये टच करेगा और ये भी टच करेगा, ये यहाँ पे टच करेगा। तो इस तरह से जो पैकिंग होता है, तो ये एक हेक्सागन बन गया। क्योंकि इसमें अगर किसी भी एटम को उठा के हम देखें, सपोज ये एटम ले लेते हैं, तो ये कितने एटम से घिरा हुआ है, इससे भी टच कर रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ये एक हेक्सागन बना देता है, दिख रहा है, ये एक हेक्सागन बना देता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें जो पैटर्न है, तो अगर पहला पैटर्न ए है तो दूसरा ए नहीं है, क्योंकि उसको क्या किए हैं, खिसका दिए हैं, तो इसका नाम मान लो बी। तीसरा पैटर्न फिर पहले पैटर्न के जैसा है, तो ये ए बी। तो इसमें जो पैटर्न चलता है वो क्या चलता है, ए बी, ये पैटर्न रिपीट होता है। और इसको क्या नाम देते हैं हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है इसमें, 6। और इसमें जो वाइड बनता है वो देखो, कोई भी वाइड उठा लो, यही वाइड उठा लेते हैं। ये वाइड 3 एटम से घिरा हुआ है, इसलिए इस वाइड का नाम हम लोग देते हैं ट्रायगोनल वाइड। ट्रायगोनल वाइड। तो ये वाइड कैसा है, ये है वाइड ट्रायगोनल वाइड। तो हम यहाँ तक 2 पैकिंग समझ गए हैं, 1 डायमेंशनल पैकिंग एंड 2 डायमेंशनल पैकिंग। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। 1 डायमेंशनल पैकिंग में एक लाइन में हम क्या करेंगे, स्फीयर को सजा देंगे। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। जब 2 डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे तो उसी 1 डायमेंशनल पैकिंग को क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाए या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाए। यदि ए पैटर्न रखेंगे, सेम पैटर्न को रिपीट कर देंगे, तब जो हमको मिलेगा वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलेगा 2 डायमेंशन में। और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा 4। और उसमें जो वाइड का फॉर्मेशन होगा वो वाइड होगा टेट्रागोनल वाइड। लेकिन अगर हम 1D पैकिंग से 2D पैकिंग में जा रहे हैं और शिफ्ट कर करके लेयर को डाल रहे हैं, पहला उसके बाद दूसरा ए बी, इस तरह से अगर पैटर्न रख रहे हैं, तब जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा 6। और यहाँ पर जो वाइड मिलेगा वो हमको मिलेगा ट्रायगोनल वाइड। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे 3D क्लोज पैकिंग पे, जो कि एक्चुअल में सॉलिड का क्या होता है, पैकिंग इसी तरह से होता है 3 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन पैकिंग कैसे करेंगे, तो ये 2 डायमेंशन पैकिंग को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, 3 डायमेंशन मिलेगा। 1 डायमेंशन टू 1 डायमेंशन क्या हो गया, ये एक लाइन। 2 डायमेंशन इसी को क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, तो क्या हो गया 2 डायमेंशन। अब क्या बन गया, एक एरिया बन गया। उसी एरिया को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग से अब हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की तरफ। तो 2 डायमेंशन में 2 पैकिंग है हमारा, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को क्या करें, रिपीट करें। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसा था, यही था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब क्या करेंगे, इसी को हम रिपीट करेंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, 3D फिगर बनाने में यहाँ पे दिक्कत होगी, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। फर्श है, फर्श पे एक लाइन हम क्या कर लिए हैं, बिछा लिए हैं बॉल का। उसके बाद दूसरा, तीसरा, और उस एक लेयर बन गया है ना। और उस लेयर के ऊपर सेम वही लेयर, फिर सेम वही लेयर, फिर सेम वही लेयर। तो वो जो बन जाएगा, यहाँ पर फिर से क्या आएगा, इस लेयर के ऊपर जस्ट ऐसा ही लेयर, फिर जस्ट ऐसा ही लेयर, फिर जस्ट ऐसा ही लेयर। तो वो कैसा पैटर्न होगा, ए। ये अगर पूरा क्या है, ए, तो इसके ऊपर भी सेम यही पैटर्न रखना है, फिर सेम यही पैटर्न। तो क्या पैटर्न हो जाएगा, ए पैटर्न। और ये 3 डायमेंशनल पैकिंग हो गया। और यहाँ पर जो हमको
यूनिट सेल मिलता है, उस यूनिट सेल का नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहां से जो हमको यूनिट सेल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो लिखा हुआ है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा सेम वही लेयर क्या होगा, रिपीट होगा, और वो जो यूनिट सेल हमको बन के आएगा वो बनेगा सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब 3D में एक और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2D में हमारे पास एक और था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर उसको रिपीट करें तब किस तरह से क्या होगा, कौन सा यूनिट सेल हमको मिलेगा वो देखेंगे। तो सेकेंड है फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दो स्टेप में यहां पे काम करेंगे। एक तो पहला क्या है, नीचे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझ रहे हैं 2 डायमेंशन में, पहला लाइन उसका डिप्रेशन में दूसरा लाइन, फिर पहले लाइन के जैसा तीसरा लाइन, फिर दूसरे लाइन के जैसा चौथा लाइन। अब क्या करेंगे, उस पर हमको सेकेंड लेयर कवर करना है। तो सेकेंड लेयर कवर करने के क्या कर रहे हैं, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। तो सेकेंड लेयर कहाँ रखेंगे, जहां जहां फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन है, बॉल के बीच में जो जगह है उसमें क्या कर दिए, सेकेंड लेयर पुट कर दिए। इस प्रैक्टिस में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब सेकेंड लेयर को हम क्या करते हैं, बिछाते हैं, इस प्रैक्टिस में दो तरह के वॉइड जनरेट हो जाते हैं। पहला टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह से कुछ होता है, ये है हेक्सागन में तो ऐसा ही होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है ना, ये लाइन रहता था और उसके डिप्रेशन में ये। अब क्या होगा, सेकेंड लेयर ऊपर से आएगा और वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। तो यहाँ पे मान लो ऊपर है, ये देख रहे हो, ये ऊपर है, तो 1 2 3 और उसके ऊपर चौथा, तो बीच में एक जो वॉइड बना उसका शेप कैसा लगेगा, टेट्राहेड्रल की तरह। तो इसलिए उसको बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कितने एटम से मिलके बनता है, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। वेरी गुड। एक वॉइड और बनता है जिसका नाम है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा रहता है वो देख ले। इसी में एक एटम क्या आएगा नीचे और एक एटम क्या आएगा ऊपर। विजुअलाइज कर पा रहे हो, 4 गेंद है प्लेन में, तो बीच में एक वॉइड बना, ऊपर से एक गेंद है और नीचे से एक गेंद है, तो वो ऑक्टाहेड्रल की तरह देखता है, इसलिए उसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ गया इसका, 6 निकल के आ गया, क्योंकि ये 6 एटम से घिरा हुआ है। तो ये सेकेंड लेयर को हम बिछा दिए हैं फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। अब हमारा काम है थर्ड लेयर को बिछाना। तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। अब ये 2 तरीके से हो सकता है। सेकेंड लेयर बिछाने के क्रम में 2 तरह के वॉइड जनरेट हुए थे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो तीसरा लेयर जो बिछेगा या तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए बिछेगा या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए बिछेगा। तो पहला स्टेप 2 देख लो, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, और वो भी उसमें कौन सा गैस आ गया, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए जब थर्ड लेयर बिछाएंगे तो उसमें जो पैटर्न हमको मिलता है वो AB पैटर्न मिलता है, ठीक है। और वो जो यूनिट सेल निकल के आता है वो HCP, इसका नाम क्या होता है, HCP। तो HCP यूनिट सेल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वो कब बनता है, जब थर्ड लेयर में हम किसको ढकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हुए हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तब जो पैटर्न मिलेगा हमको AB पैटर्न मिलेगा, और उस यूनिट सेल का नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और पॉसिबिलिटी है कि तीसरा लेयर हम प्लेस करें लेकिन सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करें, कवर करें। और इस केस में जो पैटर्न मिलेगा हमको ABC पैटर्न मिलेगा। एनसीईआरटी में आप फिगर देख सकते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज उसको कर सकते हैं, नहीं तो इसको सीधे सीधे दिमाग में हम सेट भी रख सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जैसे ही कवर करेंगे तो पैटर्न जो मिलेगा ABC पैटर्न मिलेगा। और इस केस में जो यूनिट सेल डेवलप होकर निकलेगा वो निकलेगा क्यूबिक क्लोज पैक, जिसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पैकिंग हम लोग क्या कर लिए, कवर कर लिए। एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं। 1 डायमेंशन पैकिंग में क्या होगा, एक लाइन में बिछा देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 निकल के आएगा। 2 डायमेंशन पैकिंग में अगर उसी लाइन को सेम रिपीट कर दिए A
तो क्या बनेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल के आएगा और वहाँ जो वाइड का फॉर्मेशन होगा वो टेट्रागोनल वाइड होगा। लेकिन यदि 2 डायमेंशन पैकिंग में हम ए बी पैटर्न रखते हैं तो उसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आता है और इसमें जो वाइड जनरेट हो जाता है उसको बोलते हैं हम ट्रायगोनल वाइड। उसके बाद जब 3D पैकिंग करते हैं तो 2D लेयर चाहिए, 2D का लेयर होगा उसी को रिपीट करेंगे। तो अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हूबहू वैसे ही रिपीट कर दिए तो निचला लेयर भी ए, ऊपर भी ए, ऊपर भी ए, क्या हो जाएगा, ए पैटर्न। और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से अगर हम क्या बनाएं, 3D में जा रहे हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, तो इसमें पहला स्टेप आता है कि सेकेंड लेयर को हमको प्लेस करना है फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। तो वो कर देंगे, पहले नीचे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बिछा लेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, सेकेंड लेयर को डालेंगे फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में। इस प्रैक्टिस में 2 तरह के होल जनरेट हो जाते हैं या 2 तरह के वाइड जनरेट हो जाते हैं। पहला क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड, और दूसरा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड 4 एटम से घिरा होता है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 से घिरा होता है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, एक और चीज लिखा हुआ है कि टेट्राहेड्रल वाइड जो नंबर कितने जनरेट होते हैं तो उसका फॉर्मूला है 2 × Z। वो डिपेंड करेगा किस तरह का यूनिट सेल है। तो 2 × Z फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। और ऑक्टाहेड्रल वाइड जो निकल के आएगा वो Z के बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के बराबर ही होगा। और वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू Z। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर क्या करना है, बिछाना है। सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को क्या करना है, प्लेस करना है। तो 2 तरह से प्लेस कर सकते हैं। यदि टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करते हुए प्लेस करें तो पैटर्न बनेगा AB पैटर्न और उसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन यदि ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करते हुए हम थर्ड लेयर बिछाते हैं तब जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न बनता है ABC पैटर्न, और उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दोनों एक ही बात है। तो अलग अलग यूनिट सेल में ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देता है। तो अगर CCP FCC और HCP तीनों को हम एक ही समझ सकते हैं क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 ही निकल के आता है। ठीक है, तो CCP हो FCC हो दोनों तो एक ही है, या फिर HCP भी हो तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 निकल के आता है। वहां पर जो एटम होते हैं सराउंडिंग एटम 12 से घिरे होते हैं। ठीक है, BCC को हम विजुअलाइज आसानी से कर सकते हैं। BCC में क्या होता है, एक एटम सेंटर में होता है और सेंटर वाला एटम क्या करता है, 8 कॉर्नर वाले एटम से टच करता है। ये देखे थे क्योंकि BCC में रेडियस निकाले थे तो 4r = √3a आया था, है ना। तो BCC में बीच का एटम है सेंटर का एटम और उसका नेबर कितना है, 8। नेबर का मतलब जिससे वो टच करता हो, है ना। घिरा हुआ कितना से उसे मतलब नहीं है, कितना एटम से वो टच करता है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है 8, तो 8 हो गया। और सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 6 होता है। एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2Z एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू Z। एक हम NCERT में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। CCP क्यूबिक क्लोज पैक, यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड का लोकेशन बताया गया है, ऑक्टाहेड्रल वाइड, इसका लोकेशन बताया गया है CCP में। लोकेशन कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वाइड CCP में अकर करते हैं। तो पहला जो बताया गया है फर्स्ट, वो है एट द एज सेंटर, और दूसरा जो बताया गया है एट बॉडी सेंटर। ठीक है, तो अगर क्यूबिक क्लोज पैक है तो उसमें कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, ये काफ़ी सिंपल है, फॉर्मूला से हम बता देंगे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड उतना ही होगा किसी भी यूनिट सेल में जितना उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। तो CCP की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितने होंगे, 4। ये तो हमको पहले से पता है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना निकल के आना चाहिए, 4। ऑक्टाहेड्रल वाइड ये 4 निकल के आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्पेशल उसका लोकेशन भी दिया हुआ है। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहा है तो वो तो कहीं तो होगा ना। तो सिर्फ एक एग्जांपल ध्यान में रखना है कि CCP की केस में जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है वो एज के सेंटर पे, एज समझ रहे हो ना, किनारा,
एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, हर एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और एक होगा बॉडी के सेंटर पे। तो यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एज के सेंटर पे कितना एज होता है ये बताना, क्यूब में कितना एज होता है, टोटल एज होते हैं 12, तो यहां लिखेंगे 12। और हर एज का वाइड हो या एटम हो वो कितने और क्यूब द्वारा शेयर किया जाएगा, तो एज पर का है ना, तो एक क्यूब ये होगा, मान लो ए एज, तो इसके बगल वाला क्यूब और 2 ऊपर वाला क्यूब 4 के द्वारा शेयर होगा। तो एज पर का एटम या वाइड का उस यूनिट सेल में हिस्सा कितना निकल के आएगा, ओनली 1/4। तो 12 तो है लेकिन 12 गुना 1/4 प्लस एक कहाँ पे है वाइड, बॉडी के सेंटर पे, और बॉडी के सेंटर पे कुछ भी है तो वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल का है। तो यहाँ पे ले लेंगे 1, कितना आ गया 3 + 1 = 4। तो इससे भी हम लोकेशन से भी निकाल लिए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना निकल के आएगा 4। नहीं तो हमको फॉर्मूला तो पता ही है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड = नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड = 2 × नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो यदि सीसीपी के केस में ही टेट्राहेड्रल वॉइड पूछेगा तो कितना होगा 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है 4। ठीक है।